कवि श्रेष्ठ रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारतवर्ष की संस्कृति को किसी जगह एक कमल का फूल कहा है और उसकी पत्तियों को भिन्न भिन्न प्रांतों की भाषाओं और साहित्यों में आबद्ध प्रांतीय संस्कृतियां कहा है। यह उपमा बहुत ठीक है और यदि इसको कुछ दूर तक और बढ़ाया जा सके तो यह कह सकते हैं कि इन सब के अंतराल में एक ही भारतीयता की अदृश्य शक्ति निहित है, जो भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में रहने वालों के भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के भिन्न भिन्न विभागों में प्रत्यक्ष हो रही है। यह भारतीयता सब जगह एक रूप में प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्युत अनेकता में ही प्रत्यक्ष होती है। बंगीय समाज और जीवन तथा उसके साहित्य और विचारों में जो संस्कृति प्रत्यक्ष होती है वह भारतीय ही है। उसी प्रकार महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र देशों की संस्कृतियां भी भारतीय ही हैं, किंतु तो भी बंगीय संस्कृति अन्यान्य प्रांतों की संस्कृतियों से कुछ भिन्न और विशेष है। उसी प्रकार अन्य प्रांतों की संस्कृतियां भी एक दूसरी संस्कृतियों से भिन्न और विशेष हैं। इनकी समष्टि ही इस फूल की एकता और सुंदरता है। इस फूल की किसी पत्ती को दूसरी पत्तियों से प्रधान बनाने के लिए यदि किसी एक भी पत्ती को तोड़ डाला जाए तो सारे फूल की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। यदि बंगाल का कीर्तन, महाराष्ट्र का पवादा गान, मिथिला का पदावली गान, राजपूताने की हस्तकला या केरल की नाट्य कला का प्रवाह रोक दिया जाए तो क्या यह संस्कृति अत्यंत कुरूप नहीं हो जाएगी? मैं हिंदी को तमाम भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा बनाकर राष्ट्रीय एकता लाने का प्रबल पक्षपाती हूँ, तो भी प्रांतीय भाषा और इसके साहित्यों को भारतवर्ष की जीती जागती संस्कृति समझता हूँ। इसलिए राष्ट्रभाषा के साथ ही साथ प्रांतीय भाषाओं और साहित्यों को यथोचित विकास का मौका देना भी भारतवर्ष की उन्नति के लिए वैसा ही अनिवार्य समझता हूँ। भारतीय एकता की धुन में हम लोगों को इसके भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों की जनता में प्रवाहित होने वाली संस्कृति निर्झरनियों को अवरुद्ध नहीं कर देना चाहिए। प्रत्येक विचारवान भारतीय का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह हिंदी सीखे, किंतु साथ ही साथ उसका यह भी कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपनी मातृभाषा की भी उन्नति करे, यदि वह हिंदी से भिन्न हो और यदि उसने एक विशेष संस्कृति का विकास किया है। कोई व्यक्ति एक उत्तम बंगाली, पंजाबी, तमिल या राजस्थानी होकर भी भली भांति भारतीय हो सकता है। छोटे छोटे क्षेत्रों का समावेश बड़े क्षेत्रों में होगा और सभी छोटे क्षेत्र उस बड़े क्षेत्र को सबल बनाने में अपनी अपनी शक्तियों का योगदान देंगे। यह निस्संदेह कुछ विचित्र होगा, किंतु हम लोगों को स्मरण रखना चाहिए कि हम 35 करोड़ हैं। यदि हम लोग कोई एक ही बृहत्काय फूल नहीं बन सकते तो कम से कम रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता होने में क्या झगड़ा है। इसमें से किसी भी फूल को जो स्वतंत्र रूप से विकसित और सुरभित है हटाना मेरे विचार में दंडनीय नहीं तो कम से कम मूर्खता अवश्य है। भारतीय संस्कृति इसी प्रकार का एक गुलदस्ता है तो मैथिली कविता उसी का एक सुंदर फूल है। यह जिस वृक्ष में विकसित हुआ है वही मैथिली भाषा है। यह किसी ऊसर खेत में उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रत्युत शुद्ध और स्वतंत्र वायु में उत्पन्न हुआ है तथा इसकी जड़ अपने क्षेत्र में बहुत दूर तक पहुंची हुई है। यह 1 करोड़ से भी अधिक लोगों की भाषा है, जो संख्या में यूरोप के अनेक स्वतंत्र राष्ट्रों के भाषा भाषियों से कहीं अधिक है। मैं उन मैथिलों के तर्क को नहीं समझ सकता जो किसी बड़े हित के विचार से इसको दबाना चाहते हैं। भारत माता की भलाई की धुन में क्या कोई अपनी जननी को भी भूल सकता है?
भारतीय भाषाओं में मैथिली का स्थान क्या है, इस विषय में भारी भ्रम फैला हुआ है, जिसके कारण मिथिला की स्थिति ऐसी विचित्र हो गई है। अर्थात भारतवर्ष की प्रधान भाषा होने पर भी मैथिली को अपने घर में कोई स्थान नहीं है। यह भूल से हिंदी की बोली मान ली जाती है। साहित्यिक हिंदी कल की भाषा है। इसकी प्रधानता केवल गत शताब्दी में हुई है। यद्यपि कई कारणों से आज यही भाषा भारत की प्रतिनिधि भाषा हो गई है, किंतु मैथिली कम से कम 600 वर्षों से, संभवतः इससे भी अधिक से संचित होती आई है। मैथिली कविताओं का प्रभाव अपने पड़ोस की पूर्वी बहनों पर अर्थात बंगला, आसामी और कुछ दूर तक उड़िया भाषाओं पर बहुत पड़ा। आधुनिक भारतीय साहित्य में विद्यापति सबसे बड़े कवियों में गिने जाते हैं। ये उस श्रेणी के प्रतिभाशाली कवि थे जिनको बंगाली अपना कवि मानते हैं और वे अपने प्रांतीय कवियों की भांति उनका आदर करते हैं। किसी कवि का दो दो साहित्यों में ऐसा प्रमुख स्थान पाना अपूर्व प्रतिष्ठा की बात है। मैथिली कविता का बीज बंगभूमि में एक नए वृक्ष के ही रूप में परिणत हो गया, जो ब्रज बोली साहित्य के नाम से अभिहित हुआ। यह मैथिली और बंग भाषा के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुआ और इसी भाषा में बंगाल के सबसे उत्तम श्रृंगारिक भक्त कवि 300 वर्षों से भी पहले से अपनी कविता करते आ रहे हैं। यह शैली कविंद्र रविंद्र के समय तक जारी रही है और इसका प्रवाह हम लोगों के समय तक भी अक्षुण्ण और निर्दोष है। मैथिली की अन्यान्य भाषाओं की भांति अपनी खास लिपि भी है, जो हिंदी से एकदम स्वतंत्र और कई प्रकार से भिन्न भी है। यद्यपि मैथिली को जानबूझकर मिटा डाला जाए और केवल हिंदी की ही शिक्षा दी जाए, तो भी मैं नहीं सोचता कितने वर्षों में मैथिली भाषी जनता को हिंदी भाषी बनाया जा सकता है। मैं तो यही सोचता हूँ कि शताब्दियाँ इस काम में लगेंगी, किंतु इस कार्य में मैथिली भाषाओं की कुल स्वाभाविक साहित्यिक प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। इससे केवल मैथिलों को हानि नहीं होगी, वरन भारतीय साहित्य और संस्कृति की भी हानि होगी। मैं समझता हूँ मैथिली भाषियों में इस बात की प्रबल अभिलाषा है कि वे अपनी भाषा को अपने प्रांत में पुराने आसन पर प्रतिष्ठित देखें। अर्थात वे चाहते हैं कि मैथिली उनके पठन पाठन और सार्वजनिक कार्यों की भाषा हो। यह अभिलाषा उचित और न्याय भी है। प्रांत के विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उचित है कि मैथिली के मार्ग की कुल बाधाओं को हटाकर इस अभिलाषा की परीक्षा करें। बिहार में मैथिली भाषियों की ही संख्या सबसे अधिक है, किंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि मैथिली ही अनादृत है। मिथिला में ऐसे लोगों का अभाव नहीं है जो बड़े शिक्षा विशारद हैं, विचारों के प्रवर्तक हैं और सार्वजनिक हित के कार्यों में लगे हैं। इसलिए उनकी मातृभाषा को उचित स्थान मिलना ही चाहिए। मैं मैथिली को हिंदी के विरुद्ध प्रचार करना नहीं चाहता। मैं हिंदी को भीतर की सब भाषाओं से प्रधान भाषा मानता हूँ और इसी भाषा को तमाम भारत की राष्ट्रभाषा बनने का हकदार समझता हूँ, किंतु मैं चाहता हूँ कि किसी भी वस्तु का विचार निष्पक्ष और उचित रीति से होना चाहिए। मैथिली को स्थान देने से मिथिला के हिंदी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन अवश्य होगा, किंतु मैं साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि इस थोड़ी सी बाधा से वह लाभ अत्यधिक होगा जो मैथिली की उन्नति से मैथिली भाषी के द्वारा बिहार को प्राप्त होगा। इसी से मैथिली की पुनः जागृति का नवयुग भी आ सकता है और इससे भारतीय और भी धनी बन सकता है। मिथिला में हिंदी का वही स्थान होगा जो भारत के अन्य प्रांतों में है और इसकी समस्या वहाँ के लिए भी उसी प्रकार हल होगी जैसे अन्य प्रांतों में होगी। मैं चाहता हूँ कि सभी बंगाली अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी सीखें। जब तक मैं शिक्षा विभाग के किसी उचित कक्षा में हिंदी को दूसरी अनिवार्य भाषा बनाने में अक्षम हूँ, तब तक मैं इस ध्येय को शक्ति भर प्रचार
प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रवृत्ति के द्वारा प्राप्त करने का यत्न करूंगा। यही बात मैं उन सब प्रांतों के बारे में भी सोचता हूँ जहाँ की मातृभाषा हिंदी या उसकी कोई बोली नहीं है, जैसे उड़ीसा, मिथिला, महाराष्ट्र और दक्षिण के द्राविड़ प्रांत। मैं भारतीय रीति से एक प्रार्थना के द्वारा इसको समाप्त करता हूँ। मिथिला की प्राचीन भाषा मैथिली अपना उचित स्थान प्राप्त करे और वह भारत माता के गले में अन्यान्य भाषा मणियों के समान अनुस्यूत होकर जगमगा उठे तथा हिंदी उस हार की मध्य मणि बने।